नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जेटेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। लेकिन कितना भारी भरकम सिलेबस है, आप लोग इसको ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसमें कहां कहां बदलाव की जरूरत है और कहां कहां ऐड ऑन करने की जरूरत है, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। हम लोग इससे संबंधित पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। इसको पास करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। बस अगर इसको आप पास कर जाते हैं तो आगे जो भी वैकेंसी निकलेगी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, उसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस इसका इतना ही मतलब है। तो जब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो इतना भारी भरकम सिलेबस जो दिया गया है, तो क्या वो एनसीटीई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या फिर उसके कुछ ना कुछ विपरीत है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि एनसीटीई ने 2011 में जो रेगुलेशन बनाया था, उसके बाद 2-3 बार अमेंडमेंट हुए हैं। 2013 में, 14 में। तो जो 2013 और 14 में अमेंडमेंट हुए वो सिर्फ टाइम ड्यूरेशन को लेकर हुआ था। एक बार और 2021 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें वैलिडिटी पीरियड को लेकर उसमें अमेंडमेंट किया गया कि इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 2011 में जो उसका रेगुलेशन बना था एनसीटीई के द्वारा इसके रिगार्डिंग, तो उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इस साइड देखिए, तो इधर आप देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेट क्या होना चाहिए 2011 एनसीटीई रेगुलेशन के द्वारा। तो यहां पर लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द टेट इज गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। नीचे जो भी दिए हुए हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, ईच कैरिंग 1 मार्क्स होना चाहिए, नो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैंने जो रेड कलर से मार्क किया है, अंडरलाइन जो किया है, तो वहां पर आप देखिए कि द एग्जामिनिंग बॉडी शुड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द टेट स्पेसिफाइड बिलो। जो भी नीचे दिए हुए हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसका सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। तो अब इसमें सख्ती से अनुपालन क्या क्या करना है, ये आपको देखने को मिलेगा कि जो जेटेट द्वारा, जेटेट का जो सिलेबस है जैक द्वारा, वो जारी किया गया था। फर्स्ट में आप देखेंगे कि 1 to 5 का जो मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वह 10+2 लेवल का डिफिकल्टी यहां पर होगा, और 6 to 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का डिफिकल्टी लेवल जो है वो पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर अगर एनसीटीई के द्वारा जो आप इधर देखे होंगे, तो उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, और जीके की जगह वहां एनवायरमेंटल स्टडीज की बात कही गई थी। लेकिन यहां पर इसको जीके को चेंज किया गया। बाकी 30-30 क्वेश्चन सारे सेम हैं, लेकिन यहां पर प्रत्येक खंड में भी अलग से पास होना जरूरी है, ठीक है। जो अभी जैक के द्वारा जेटेट का जो जारी किया गया है, तो उसमें अलग अलग खंड में भी पास होना जरूरी है, जबकि उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। बहरहाल हम लोग आज सिलेबस को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले जो एनसीटीई क्या कहता है, आप लोग इस साइड देख रहे होंगे कि सीडीपी का जो सिलेबस होगा, तो सीडीपी में 6 to 11 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो भी रेलिवेंट हो उनके टीचिंग और लर्निंग से, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाने चाहिए। दूसरा, अगर यहां पर देखें सेकंड जो आपको कॉलम दिख रहा होगा कि द टेस्ट आइटम फॉर लैंग्वेज 1, ये जो आपका लैंग्वेज 1 है, जिसका हिंदी इंग्लिश होगा उसके लिए और जिसका अंग्रेजी और उर्दू होगा उसके लिए भी, तो जो लैंग्वेज 1 है वो आपका प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल, आप प्रोफिशिएंस हैं कि नहीं, ठीक है, आप उसमें दक्ष होने चाहिए अपने भाषा में, जो भी आप चूज करेंगे, हिंदी, अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी या उर्दू, तो उस प्रकार से आपको उसमें प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज ऑप्शन, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने चूज किया है, तो उसके रिगार्डिंग से आपको पूछा जाना चाहिए। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि जो जैक ने जेटेट का सिलेबस जारी किया है वो किस प्रकार का है और यहां पर किस प्रकार की बात की गई है एनसीटीई के द्वारा। तो अभी हम लोग एनसीटीई वाला देख रहे हैं। तो लैंग्वेज 2 में यह क्या कहता है एनसीटीई कि द लैंग्वेज 2 विल बी फ्रॉम अमंग द प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शन अदर देन लैंग्वेज 1। A candidate may choose any one language from the available language options and will be required to specify the same in the application form। जो भी आपने चूज किया एप्लीकेशन फॉर्म में, the test item in language 2 will also focus on the elements of language। लैंग्वेज के बारे में जो भाषा से संबंधित है, ठीक है, भाषा में आपके व्याकरणिक जो चीजें हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी, कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड कंप्रीहेंशन एबिलिटीज। तो इस प्रकार के प्रश्न लैंग्वेज 2 से आपके पूछे जाने चाहिए, एनसीटीई बता रहा है, ठीक है। कंप्रीहेंशन आपको दिए जाएंगे, उसमें किस प्रकार से आप कंप्रीहेंशन को समझ के और आप उसका आंसर देने लायक हैं कि नहीं है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में इसलिए साफ साफ लिखता है कि आपको मैथ्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज जो दोनों है, इसमें आपका कंसेप्ट,
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें पेडागोजिकल एबिलिटीज भी इसमें पूछे जाने की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लास्ट में आप लोग जो देखिएगा, लास्ट में जो मैंने अंडरलाइन किया है कि यहां पर द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1, पेपर 1 मतलब ये 1 to 5 के लिए जो भी सेट किया जाएगा will be based on the topics of the prescribed syllabus of the state for class 1 to 5। जो भी 1 to 5 के लिए जिस भी स्टेट में प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस हो वो सिलेबस यहां पर होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेजेस कुड बी अप टू सेकेंडरी स्टेजेस। लेकिन उसका जो लिंकेजेस है, ठीक है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल जो है वो अप टू 10th लेवल तक का उसका जो है वह जाना चाहिए 1 to 5 के लिए। ये एनसीटी बोल रहा है। अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग जब 6 to 8 के बारे में देखिएगा तो तीनों जो खंड हैं सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये दोनों में सेम है, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 यहां पर सेम है। लेकिन एनसीटी जो कहता है इसके बारे में, क्योंकि दोनों तो सेम है तो दोनों के बारे में यहां पर सेम चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन मैथ एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज के बारे में लिखा हुआ है कि द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज will focus on the concept, problem solving abilities and pedagogical understanding। इसमें भी pedagogical understanding के बारे में यहां पर आपको पूछा जाएगा प्रश्न। The test items of mathematics and science will be of 30 marks each। ये तो आपको पता ही है कि मैथ का 30 क्वेश्चन और साइंस का 30 क्वेश्चन, दोनों का 30-30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन। जो भी सोशल स्टडीज लेंगे तो उनका 60 क्वेश्चन, और जो लैंग्वेज टीचर होंगे इन दोनों में से कोई भी एक चूज करेंगे और इनका इन्हीं दोनों में से कोई भी 60 क्वेश्चन पर पूछा जाएगा और 60 नंबर का यहां पर रहेगा। लेकिन यहां पर भी जो मैंने टिक किया है लास्ट में, जो यहां पर टिक मार्क है, उसको आप लोग पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 2, पेपर 2 यानी 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 में जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द स्टेट फॉर क्लास 6 to 8, ठीक है। जो भी आपका स्टेट में एग्जाम हो रहा है, जिस भी स्टेट में, जैसे झारखंड का भी हो रहा है जेटेट का, तो झारखंड का जो भी 6 to 8 का सिलेबस होगा उसी प्रकार का सिलेबस, प्रेस्क्राइब सिलेबस जो है इसका होना चाहिए। लेकिन देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेजेस कुड बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज, यानी इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वह 10+2 लेवल तक का आपका डिफिकल्टी लेवल, और उससे लिंक करके आपको प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे। तो ये तो बोलता है एनसीटी कि इस प्रकार से आपको करना है और इसको स्ट्रिक्टली पालन करना है, सख्ती से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। लेकिन अब आप देखिएगा कि यहां पर जो जैक ने जेटेट का जो सिलेबस जारी किया है, तो यहां पर सबसे पहले 1 to 5 के लिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस दिया गया है। तो 1 to 5 में आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज 1 जो हिंदी है, हिंदी का 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी का 15 क्वेश्चन, दोनों मिला के 30 क्वेश्चन होगा, और जो उर्दू लिए होंगे उनका 15 और अंग्रेजी 15, दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। तो लैंग्वेज 1 का देखेंगे तो रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यालय, ये सब आप देख चुके होंगे, ठीक है। आरोह भाग जो एनसीईआरटी का जो हिंदी का बुक है उसमें भाग 1 एवं भाग 2, वितांत जो भाग 1 भाग 2 है। उसके बाद सारा व्याकरण आपको दे दिया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सब चीज आपको यहां पर दे दिया गया है। सेम इसी प्रकार से ये तो हिंदी का दिया गया है, इतना जो बड़ा आपको दिया गया ये तो सिर्फ हिंदी का है जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी में भी सेम यहाँ पर अनसीन जो पैसेज होगा, कंप्रीहेंशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, आइडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर दे दिया गया। और लैंग्वेज 1 जो उर्दू है, जो उर्दू लेंगे उनके लिए बता दिया गया कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाई जैक, जो भी इंटरमीडिएट लेवल का होगा वो यहाँ पर होगा। लेकिन एनसीटी कहती है कि मैक्सिमम जो है वो 10th लेवल का होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यहां पर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये आपका मैथ्स का सिलेबस दे दिया गया। लेकिन एनसीटी ने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से आपको मैक्सिमम जो है वो 10th लेवल का यहां तक आपको लिंक करके पूछना है। उसके बाद अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आप देख ही रहे हैं बाल व्यवहार एवं अध्ययन, वहां पर उसने बोला ही था एनसीटी के द्वारा कि 6 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए जो भी एजुकेशनल टीचिंग से, लर्निंग से रिलेटेड हो, उनका एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, उसका प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो उसका भी सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख चुके होंगे। बात आती है जनरल स्टडीज की, तो इसमें जनरल स्टडीज से रिलेटेड यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया। सामान्य अध्ययन इतना विशाल टॉपिक है अपने आप में, सामान्य अध्ययन सिर्फ लिख देने से
लगता है कि दुनिया का जितना भी चीज है वो सभी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वो आता है। तो अब सिर्फ सामान्य ज्ञान लिखा गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। यहां पर ऐड ऑन इसको करना चाहिए कि जनरल नॉलेज के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या चीज आप पूछेंगे। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो है यहां किया गया कि इसको डिफाइन नहीं किया गया सिलेबस में, जबकि ये बहुत ज्यादा विस्तृत है। आप जीके दे दिए, मतलब जीके में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कि जीके को यहां पर डिफाइन करना चाहिए। जीके को अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे सामान्य अध्ययन को, तो सामान्य अध्ययन में पूरा संसार आ जाता है, आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं। तो कोई भी चीज पूछ सकते हैं, तो एक तो सितंबर में आप बोल रहे हैं एग्जाम लेने के लिए, ऊपर से प्रत्येक खंड में आपको अलग से पास होना जरूरी है। टोटल आपका 60% तो होना ही चाहिए, 90 नंबर, लेकिन हर खंड में आपका 40%, 35% ऐसे करके पास होना आपको जरूरी है। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, यहां पर जो लैंग्वेज 2 जो है, तो उसको डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया कि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, संथाली, वही जो सारा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लिख दिया। और उसके बाद यहां पर कुछ भी नहीं लिखा कि उसके अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी ये हो सकता है मानकर चल रहे हो कि एनसीटी ने जो बताया है तो वैसा ही हम लोग पूछेंगे, लेकिन यहां पर बताना चाहिए ना कि हाँ लैंग्वेज से रिलेटेड पूछेंगे, जो भाषा रहेगा उससे रिलेटेड, कंप्रीहेंशन से रिलेटेड पूछेंगे। इसको भी डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ लैंग्वेज लिख दिया। आपका जो 15 भाषा है, 15 भाषा के नाम बस लिख दिया। तो नाम तो हमको पहले ही मालूम था, ठीक है। तो नाम लिखने से यहाँ काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करके जितने भी 15 भाषाएं हैं, 15 भाषाओं का अलग अलग आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर देना चाहिए था, जीके का देना चाहिए था, ठीक है। और ऊपर से 10th लेवल यहाँ पर मैक्सिमम एनसीटी द्वारा बोला गया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 10+2 लेवल का होना चाहिए। दूसरा और सबसे बड़ा ब्लंडर तो आपको 6 to 8 में देखने को मिलेगा कि 6 to 8 में अगर आप लोग लैंग्वेज 1 हिंदी की बात करें, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि ये 3 जो खंड हैं और ये 3 खंड हैं, ये तीनों जो हैं वह दोनों में सेम है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। यानी 1 to 5 में भी ये 3 खंड सेम है और 6 to 8 में भी ये तीनों खंड दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए लैंग्वेज 1 का जो सिलेबस है हिंदी के लिए आप लोग देख चुके कि क्या क्या सिलेबस, नॉर्मल जो वितांत और आरोह दे दिया गया। लेकिन यहां पर भी लैंग्वेज 1 हिंदी है, यहां पर भी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इनको क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब ये अपने में इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आदिकाल लिख दिया गया। अब आदिकाल इतना विशाल है कि आप सिर्फ एक खंड को तैयारी करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब पढ़ने में मिलता है। जो आप लोग सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं तो वो सारा चीज, या फिर नेट का जो सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलता है। रस, निष्पत्ति, साधारणीकरण, और वो सिर्फ 15 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन के लिए आपको साहित्य का बहुत बड़ा नॉलेज होना चाहिए, एक जो है विद्वान आपको बनना पड़ेगा, तब आपसे 15 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ऐसे तो सॉल्व होने का बात ही नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए कंपलसरी है। जो मैथ एंड साइंस है, कभी जीवन में जो हिंदी नहीं पढ़े होंगे उनको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो इसको चेंज करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, जितना जल्द हो सके। उसी प्रकार से यहां पर अंग्रेजी का भी देखेंगे तो अंग्रेजी का भी एज ऑफ शेक्सपियर, क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मतलब पूरा का पूरा अंग्रेजी साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा। ये किस प्रकार से बनाए हैं? मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कुछ सेवन करके इस सिलेबस को तैयार किया गया है, क्योंकि आपका 15 क्वेश्चन के लिए पूरा साहित्य पढ़ने का जरूरत कभी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ हिंदी में 15 क्वेश्चन पढ़ना और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़े, ऐसा कौन सा बेवकूफ इस प्रकार से सिलेबस को बनाएगा? आप लोग यहीं पर देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन हिंदी का, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी का। जो मैथ और साइंस का बच्चा होगा, जो छात्र होंगे, तो वो कैसे इसको ही पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। वो कोई सिविल सर्विसेज का तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट वो थोड़ी एग्जाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। कोई नेट का भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि इतना वास्ट सिलेबस पूछा जा रहा है। ये भाई 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस है। ये 6 to 8 के सिलेबस के लिए आप लोग पूछ रहे हैं। यहां पर लैंग्वेज 1 उर्दू का लिखेंगे तो उर्दू का यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो ग्रेजुएशन लेवल में जो उर्दू आपको पढ़ना है वो आपको यहां पर मिलेगा, उसी प्रकार का सिलेबस आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आप खुद ही देख लिए होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस। उसी प्रकार से साइंस देखे होंगे तो फिजिक्स में, इसमें आगे देखेंगे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है बायोलॉजी में, और उसी प्रकार से जूलॉजी में। सोशल स्टडीज में अगर यहां पर देखेंगे तो इन्होंने पूरा हिस्ट्री को लिख दिया है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद इन्होंने डाल दिया है विश्व का इतिहास भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे दिया है।
मतलब हम लोग तो देख रहे थे पीजीटी में भी इसी प्रकार का सेम चीज था, नेट में भी ऐसा होता है, सिविल सर्विसेज में भी इस प्रकार का सिलेबस होता है। तो फिर यहाँ ये एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी 6 to 8 के लिए इतना भारी भरकम सिलेबस देने की आवश्यकता नहीं थी। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पूरा का पूरा इन्होंने सिलेबस कहां से कट कॉपी पेस्ट किया है मुझे नहीं पता। यहां पर भी जो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, ठीक है, अब सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जनरल स्टडीज में, सोशल स्टडीज का अलग से दे ही रहा है, फिर जनरल स्टडी लिख रहा है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। लैंग्वेज 2 जो है 15 भाषा का नाम लिख दिया गया है, इसको डिटेल में नहीं बताया गया। तो यहां पर डिटेल में इसको कम से कम जितने भी 15 भाषाएं हैं, 15 भाषाओं का अलग अलग करके, और जो भी एनसीटी के द्वारा बोला गया कि कंप्रीहेंशन से रिलेटेड, उसके लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि लैंग्वेज में वो प्रोफिशिएंट है कि नहीं है, वो उस भाषा में आप जैसे कि कंप्रीहेंशन दे देते हैं, कंप्रीहेंशन के बाद आप प्रश्न पूछते हैं कि आप उस कंप्रीहेंशन को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार का लेवल होना चाहिए यहां पर 6 to 8 के लिए, जो आपका सीटेट में भी इस प्रकार का पूछा जाता है। लेकिन इनकी तो दुनिया ही अलग है, अलग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूंगा कि ये जो सिलेबस जो भी दिया गया है, इसमें बहुत बड़ा भारी भरकम चीजें आपको उठा के कहीं कहीं से दे दी गई हैं। ये आपको चेंज करने की जरूरत है कि लैंग्वेज 1 जब यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां लैंग्वेज 1 पूरा साहित्य पूछ रहे हैं, यहां कुछ और ही दे रहे हैं, ठीक है, पता नहीं किस प्रकार से दिमाग लगा रहे हैं। तो इसमें जो भारी भरकम चीजें आपको भर दी गई है कहीं जहीं से कॉपी पेस्ट करके, तो ये चेंज करने की आवश्यकता है और अति शीघ्र आवश्यकता है कि इसको दोबारा से सिलेबस को यहां पर और अच्छे से कॉन्शियस वे में जारी किया जाए। जो भी एनसीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग्स हो उसके अकॉर्डिंग्स ही जारी किया जाए, क्योंकि सीटेट भी तो हर साल 2 बार एग्जाम ले ही रहा है वहां पर। लेकिन अब ये किस प्रकार से पूछ रहे हैं, इनका कोई भी क्लैरिटी नहीं है, भाषा को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सिर्फ भाषा का नाम दे दिया गया है। खोटा है, नागपुरी है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो इसका एक विस्तृत सिलेबस आप लोग जारी करिए ना, जो एनसीटी ने गाइडलाइंस दिया है कि हम लोग कंप्रीहेंशन पूछेंगे, अपठित जो गद्यांश है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, और आपको जो कंप्रीहेंशन को देकर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, उसके भाषा से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। तो इसको तो दिया ही नहीं, और बाकी भारी कम चीज उठा के पता नहीं कहां से दे दिया। तो साथियों अभी आप समझ गए होंगे कि यहां पर मैक्सिमम लेवल 10+2 यहां पर एनसीटी के द्वारा बोला गया था कि 10+2 का मैक्सिमम लेवल जो डिफिकल्टी होगा वहां से लिंक करके पूछा जाएगा। लेकिन आपके जो स्टेट में जो भी 6 to 8 का सिलेबस रहेगा उस प्रकार का सिलेबस आपको देना चाहिए, और उससे लिंक करना चाहिए कि इस प्रकार का लेवल आपको वहां तक डिफिकल्टी लेवल जाएगा। लेकिन यहां कुछ बात और है। तो साथियों ये जो है आपका सिलेबस भारी भरकम जो दिया गया है, इसको बदलने की आवश्यकता है, और ये बदलेगा तभी आपके हित में भी होगा। और एनसीटी ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग से ही काम करने की आवश्यकता है जैक को। आशा करते हैं साथियों आज का जो वीडियो है वह हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।